हमारी बॉडी में 3 प्रकार के दोष हैं, दोषास, दैट इज वात, पित्त एंड कफा, करेक्ट। 3 दोष हैं। इन 3 दोष का सीजनल विशेषण होता है, यानी आप चाहो ना चाहो ये प्रकोपावस्था में जाते हैं और प्रकोपावस्था आने की वजह से आपकी बॉडी में बीमारियां पैदा होती हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि कफ का प्रकोपाकाल कौन सा है? मार्च का टाइम होता है, वसंत ऋतु, आफ्टर दी होली। यानी आपकी बॉडी में जो कफ का प्रकोपित अवस्था होती है उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है? पूर्व जत्रुगत रोग। पूर्व जत्रुगत रोग में अगर मैं बोलूँ साइनोसाइटिस हो सकता है, मुख के रोग हो सकते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ की बढ़ने की वजह से हेडेक हो सकता है, हैवीनेस ऑफ हेड हो सकता है, करेक्ट। अगर आपको इन बीमारियों से मुक्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए मार्च में? यस, यू शुड प्लान फॉर वमना, यानी वमन सबसे उत्तम चिकित्सा है कफ के रोगों की। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो स्वस्थ हैं, बीमार की कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो लोग स्वस्थ हैं, ठीक है। सद्योगौन तो कभी भी हो सकता है, हम अभी बीमार की चर्चा नहीं कर रहे, स्वस्थ लोगों की चर्चा कर रहे हैं। यानी जो वमन होना चाहिए मार्च के टाइम पर अगर आप वो करवाते हैं तो आपको जीवन में कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, विश्वाची यानी कि स्टिफनेस पेन, आपको साइनोसाइटिस या सिर संबंधी कोई भी समस्या जीवन काल में नहीं होगी, ठीक। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चिकित्सा है हृदय रोग की चिकित्सा। अच्छा, हृदय रोग की जब चिकित्सा सुश्रुत संहिता में लिखी गई कार्डियक एलिमेंट की, तो क्या लिखी गई? या बड़े सारे ज्ञानी हैं, एग्जैक्टली आचार्य सुश्रुत ने भी वमन का ही वर्णन किया, यानी कि कार्डियक एलिमेंट से मुक्ति चाहिए तो वमन, यानी अगर आप वमन कराना शुरू कर दो तो स्टेंट और बाईपास दोनों ही दुकानों पे, बोलना नहीं चाहिए लेकिन समझदार हैं आप, यानी कि उस समय कार्डियक एलिमेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट था। क्या था? वमन, कफ के अकॉर्डिंगली, पित्त के अकॉर्डिंगली और वात के अकॉर्डिंगली। वो है कि कंटोस्ट कराकर दशमूल को पिलाया और वमन करा दिया, उसके बाद चोपचीन आदि चूर्ण पेशेंट को दे दिया। क्या ये बात हुई वमन की? उसके बाद पित्त का, वो कब आता है डॉक्टर साहब? शरद ऋतु, यानी अभी जो आने वाली है। अच्छा, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप, यानी पेट संबंधी, स्किन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो पित्त के प्रकोप से होती हैं, चाहे वो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो, एसिडिटी हो, एपीडी हो और स्किन रैशेस हो, एक्जिमा हो। यानी इनकी सबसे उत्तम चिकित्सा क्या है? विरेचन। यानी आप कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अगर आपने विरेचन शरद ऋतु में ले लिया तो। यानी आप जो कुछ खाएंगे सब पचाएंगे, पेंटाप्रोजोल, रेबिप्रोजोल, म्यूकिन जेल सिरप सबको त्याग पत्र दे देंगे अगर आपने साल में एक बार विरेचन ले लिया तो। यानी एक अच्छे वैद्य को पकड़िए, देखिए मैं अच्छा वैद्य नहीं हूँ, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे वैद्य हैं, उनको पकड़िए और उनसे अपने साल का जो अननेसेसरी का आपका हज़ारों रुपए का खर्चा है, किसका? पेंटाप्रोजोल का, म्यूकिन जेल का, अल्ट्रासाउंड का, उससे मुक्ति पाने के लिए विरेचन की प्राप्ति करा लें। विरेचन लेते ही इन सब बीमारियों से मुक्ति हो गई। अब इससे क्या होगा? अल्ट्रासाउंड कम हो जाएंगे, पेंटाप्रोजोल की सेल कम हो जाएगी। मैं खैर किसी की सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप स्वस्थ हो जाओगे। अगर आपकी इच्छा है कि उन कंपनियों का नुकसान ना हो, उनके पेंटाप्रोजोल बिकते रहें, म्यूकिन जेल सिरप बिकते रहें, तो विरेचन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा हो कि भाई वो कंपनियों के बच्चे भी पलते रहें, तो जो मन करे वो खाते रहो। अच्छा, आपके बच्चे पलते रहें उसके लिए विरेचन करवा लेना, उनके बच्चे तो पल रहे हैं। अब नेक्स्ट है
आया जी वात की चिकित्सा। वात मीन्स एनी नर्वस डिसऑर्डर। अब वो नर्वस डिसऑर्डर का मतलब वायु के प्रकोप से उच्च रक्तचाप भी होता है, वायु के प्रकोप से हाथ पैरों में दर्द भी होता है, स्पाइन में भी पेन होता है, सर्वाइकल का पेन भी होता है, हेडेक भी होता है, उसके अलावा नाना प्रकार की वातज व्याधियाँ होती हैं। तो उसकी क्या चिकित्सा है? बस्ती। अच्छा, एक बार एक बड़े ही सज्जन व्यक्ति मेरे क्लिनिक पे आए और मैंने उनसे पूछा कि सर आपने कभी पंचकर्म कराया? हाँ जी बहुत कराया, केरल जाके खूब पंचकर्म कराया। मैं कहा अच्छा साहब, कभी वमन कराया? ये क्या होता है? कभी विरेचन कराया? ये क्या होता है? बस्ती ली? हाँ वो त्रिफला, वो एक एनीमा टाइप होता है, वो ले लिया मैंने, पेट मेरा साफ था, जरूरत ही नहीं मुझे। मैं कभी करवाया क्या? कह रहे पंचकर्म में मसाज कराई, शिवधारा कराई, जानू बस्ती करवाई। मैं कहा सर ये तो पंचकर्म का मेन है ही नहीं, ये तो पूर्व रूप या पाश्चात कर्म की चीजें हैं या पूर्व कर्म की चीजें हैं, ये तो प्रधान कर्म है ही नहीं। तो सर फिर पंचकर्म क्या है? पंचकर्म इज अ सर्जरी विदाउट यूजिंग नाइफ, यानी बिना सर्जिकल ब्लेड यूज करे आपकी बॉडी से बीमारी को काट के बाहर निकाल देना, इसको पंचकर्म कहते हैं, अ लोकल लैंग्वेज। वो पेशेंट ने कहा जी मैंने तो कभी सर्जरी करवाई नहीं। मैं कहा इसलिए आपकी बीमारी गई नहीं। कह रहे जी क्यों? क्योंकि जी आचार्य चरक ने बड़े अच्छे शब्दों में और सुश्रुत ने क्या लिखा, जो बीमारी एक बार दवाई लेने से ठीक हो जाए वो दवाई साध्य है, लेकिन एक ही बीमारी एक ही स्थान पर बार बार घूम के आती रहे, जिसकी दवाई खाने के बाद आपको कोई फायदा प्राप्त नहीं हो रहा, सिर्फ तब तक ही असर है जब तक दवाई आपके शरीर में है, उसको साध्य सिर्फ और सिर्फ पंचकर्म से किया जा सकता है। यानी उसकी साध्यता द्रव्य से नहीं है, द्रव्य सिर्फ सुख साध्य व्याधि या पाश्चात पंचकर्म के बाद आपके दोषों को समा लाने के लिए कार्य है। अच्छा, एक डिस्कशन और है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा, क्योंकि यहाँ पर जो सब लोग बैठे हैं इसमें कुछ लोग पेशेंट हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है आप इससे अच्छे शेयर करते हो, आप मुझसे शेयर कीजिए। मैं जो शेयर करता हूँ अपने पेशेंट्स को बताता हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, शायद इट विल बिकम इजी फॉर यू टू डू प्रैक्टिस। अच्छा, मैं एक बार मेरे पिताजी श्री एस एन गुप्ता जी, मैंने नया एक क्लिनिक खोला था मुकुंदपुर में। खोलने के बाद फिर मैं शाहीनबाग में वापस आ गया, तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा यार क्या चक्कर है, दूसरे के यहाँ पर 100-150 मरीज की भीड़ लगी होती है, तू मुश्किल से पूरे दिन में 4 या 5 मरीज देखता है, चक्कर क्या है? पढ़ाई तो तूने भी बराबर करी है, एजुकेशन तो तेरी भी पूरी है, या तो तुझे आता नहीं, तू जा कहीं ट्रेनिंग ले, सीख के आ। मैं कहा पापा जी काम करना, उसके क्लिनिक पे आप पेशेंट बन के जाना और देखना वो डॉक्टर साहब करते क्या हैं। पापा जी ने आके बताया, कह रहा भाई उसने कहा जी जिसके पेट में दर्द था डॉक्टर साहब दवाई ली आराम नहीं आया, चल अल्ट्रासाउंड करा। दूसरा आया जी मेरी छाती में दर्द नहीं जा रहा, चल एक्सरे करा। एक्सरे की रिपोर्ट आई, हाँ भैया तेरी लंग्स में दिक्कत लग रही है, तेरे को चेस्ट का स्पेशलिस्ट देखेगा। फिर दूसरा आया जी मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा, तुझे गैस्ट्रो का डॉक्टर देखेगा। तो पापा जी ने कहा जी उसने सारे पेशेंट तो रेफर कर दिए। मैं कहा जी वो बैठा ही इसलिए है, ही इज अ गुड रेफरिंग डॉक्टर। कह जी तू क्या करता है? कहने जी रेफरेंस मेरे पास आती है, मैं उसका इलाज करता हूँ। आज की जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आज ज़रूरत है कि आप सिस्टमाइज्ड हो और आपका जो सिस्टम है उसका प्रोटोकॉल बने, यानी आपको आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बनाना है कि मैं इस बीमारी का इलाज ऐसे करूँगा, इन दवाइयों से करूँगा और इस स्टेज को लूँगा और इस स्टेज को मना कर दूँगा। यानी हर पंचकर्मा सेंटर को अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बना के रखना है कि इफ़ यू आर प्रेजेंट और इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट, अगर आपकी एब्सेंस में कोई और डॉक्टर भी हो तो उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट करें। क्योंकि अगर आप किसी भी एलोपैथिक अस्पताल में जाएं और अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो हर दुनिया का सर्जन क्या लिखता है
कोलिसिस्टेक्टमी चॉइस है कि लैप्रोस्कोपिक कराओ या ओपन कराओ, लेकिन हमारे सबके साथ क्या है, एक डॉक्टर कहेगा नहीं जी भाई साहब तेरा इलाज ऐसे करूंगा, दूसरा कहेगा नहीं भाई तेरा इलाज ऐसे करूंगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल एक ही सेंटर में अगर 3 डॉक्टर हैं तो उन्हीं का मैच नहीं करता, जिस वजह से पेशेंट का कॉन्फिडेंस हम पे डेवलप नहीं हो पाता। इसके लिए क्या जरूरी है कि हर संस्थान अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पहले बनाए। बहुत से डॉक्टर्स कहेंगे सर समय नहीं है हमारे पास, हम बहुत बिजी हैं, और एक्चुअली में बिजी आदमी जीवन में पैसा नहीं कमाता, बिकॉज बिजीनेस बिजनेस का दुश्मन है। जो फ्री है वही कुछ जीवन में कुछ कर रहा है, बिकॉज वंस यू आर फ्री यू गॉट अ टाइम टू थिंक, टू रिवैप। आपको आपके नो कहना आना चाहिए कि भैया 5 बजे के बाद नो है, आपकी कुछ भी फीस हो, कुछ भी ऑफरिंग्स हो, नो है। दैट्स माई 5 to 7, 5 से 7 मेरे को जितने पेशेंट मैंने सुबह से शाम तक देखे उनका रिवाइज करने का टाइम है कि उनमें मुझे कल मॉर्निंग में क्या क्या चेंजेस करने हैं। अगर ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक फिजिशियन नहीं करेगा तो एक्चुअली में आप गुड बिजनेस एथिक्स के खिलाफ चल रहे हो। तो ये डॉक्टर्स को ज़रूरत है। चलिए हमारी मरमा की पीपीटी ऑन हो गई। अच्छा, मरमा को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक छोटी सी चर्चा, क्योंकि मेरे पास 10 ही मिनट है, एक छोटी सी चर्चा करते हैं। हाउ कम कहा जाता है कि आज भी जो इंडियन आर्मी है उसके जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है। क्यों सर? हमारे जीन्स के अंदर हमारे पूर्वजों ने मरमा की ट्रेनिंग दे रखी है। घर घर में मरमा की ट्रेनिंग है। जी दर्द हो रहा है, ला तेरा दबा दूं, अभी तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। घर घर में मरमा की ट्रेनिंग हमारी माताओं के पास, बहनों के पास, घर में बुजुर्ग के पास, सबके पास है। भाई तेरे कहाँ दर्द है, ला दबा दूं, तेरे आराम आ जाएगा। यानी मरमा की ट्रेनिंग सबके घर में है। क्या आप जानते हैं एक्चुअली मरमा क्या है? जी प्लीज स्लाइड। मरमा इज अ सीट ऑफ वायु और प्राणा, यानी आपकी बॉडी के अंदर प्राण, लाइफ, आपकी बॉडी में लाइफ अगर है तो मर्म स्थान पर है। मुर्दा व्यक्ति को भी जीवन दिया जा सकता है अगर मर्म का सही ज्ञान आपके पास है। जी नेक्स्ट स्लाइड। The Marma science is a Vedic science, the first relevance found in Rig Veda, which dates back 4000 BC. Atharva Veda can find, next slide. Mams, Asti, Snayu, Dhamni, Sira, Sandhi, all them are considered to be seat of prana. यानी आपकी बॉडी में लाइफ, जीवन कहीं है तो इन्हीं मर्म स्थान पर है। आपको कैसे समझना है मर्म? आप ऐसे समझिए, भगवान ने हमारी बॉडी में MCVs दिए हैं। एग्जाम्पल मैं शिप्र मर्म की बात करूं, ये मेरे हाथ में है, ये MCV है। यानी जब कनेक्शन कहीं सेंट्रलाइज कट हो गया, आप MCV को एक्टिवेट करके री एनर्जी चैनलाइज कर सकते हैं बाय एक्टिवेटिंग दी मर्मा। यानी अगर कोई भी आपका पार्ट, कोई भी आपका ऑर्गन या कोई भी आपका टिश्यू अगर डैमेज हो रहा है तो मर्मा एक्टिवेशन से आप रिवाइव कर सकते हैं। और एक्चुअली में सही मर्म ज्ञान आपके थेरापिस्ट और डॉक्टर को आना चाहिए, क्योंकि जब आप अभ्यंगम करते हैं मर्मा पॉइंट से डिजीज से फाइट करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन लेता है। जी नेक्स्ट स्लाइड। मर्मा आर दी सर्टन वाइटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, दे में रिजल्ट इन डेथ, सीरियस फंक्शनल इम्पेयरमेंट, डिफॉर्मिटी अपॉन इंजरी। अच्छा, एक साउथ इंडियन मूवी थी जिसमें बताया था बोधि धर्मन के बारे में। वो क्या बताया था उन्होंने कि बोधि धर्मन इंडिया से चाइना गए थे टू टीच देम दी मेडिकल साइंस, बट उसके साथ में उन्होंने मर्म का ज्ञान भी दिया। यानी कि अगर सही जगह हिट कर दें मर्म में तो बिना तीर, बिना गोली और बिना ही किसी शस्त्र के उसकी डेथ हो सकती है।
तो इसलिए आपका स्टाफ और आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मरमा करना है। अगर थेरापिस्ट ने या डॉक्टर ने गलती से प्रेशर ज़्यादा दे दिया तो वो ऑर्गन, वो टिश्यू एक्टिवेट की जगह डेथ हो जाएगा, जिसको रिवैप करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि मरमा आर टू बी देयर टू जस्ट स्टिमुलेट, दे शुड नॉट बी प्रेस मोर। जी, इंजरी मरमा द स्पेशल कार्टल फॉर चेतना चतुर्विष्टि थर्ड पुरुषा इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेरेपेटिक इंटरवेंशन। बेसिकली ये जो मरमाज आप देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ चेतना प्राणा, ये जो आपने गर्दन के पीछे जो पॉइंट देखे हैं ये प्राण के हैं, जो आपके ब्रेन को स्पेसिफिक प्राणा प्रोवाइड करता है। अगर अचेतना है, मूर्छित कोई मनुष्य पड़ा है, तो उसकी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। कोई स्ट्रेस में है, किसी का माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, यानी अगर आपके पास एक पेशेंट शिरोधारा करवाने आया और अगर आपने खाली शिरोधारा करी और ये चेतना के पॉइंट एक्टिवेट नहीं किए, तो उसका जो मस्तिष्क है जिसमें धी यानी तर्पक कफा, उसका जो मूल स्थान है उसको एक्टिवेशन नहीं किया तो उसको रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट स्लाइड, स्थूल शरीर एंड सूक्ष्म शरीर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, मर्मा एंड दी सिद्धा सिस्टम। इसको भी हाँ एक मिनट वापस आना। ब्लॉकेज कुड बी ड्यू टू एक्सटर्नल फिजिकल इंजरी, साइकोलॉजिकल पैशन एंड देयर अफेक्ट थ्रू दोषास। द अफेक्ट इज बाय साइकिक एनर्जी, देयरफॉर मर्मा आर कंट्रोल्ड बाय साइकिक पावर। दीज पॉइंट आर कॉल्ड एज मैथेलिन कलम। कहने का मतलब है जब हम डिस्टर्ब लाइफस्टाइल करते हैं, कोई इंजरी हो जाती है, तो क्या होता है कि मर्मा पे अगर इंजरी हुई है तो रिवैप लेने में बहुत टाइम लेती है, और उसका सोल्यूशन भी तभी पॉसिबल है जब मर्म स्थान को रीस्टिमुलेट किया जाए। कई बार क्या होता है, हम लोग दवाई खा रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन मरीज को फायदा नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक्चुअली में उसके मर्म स्थान पर इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से आपकी ओरल ड्रग्स या आपकी कोई भी दवाई उस स्थान तक नहीं पहुंच पा रही है। देन यू नीड टू स्टिमुलेट दी मर्मा। अगर आप मर्म को स्टिमुलेट करेंगे तभी आपकी बॉडी के अंदर वो दवाइयाँ लगनी शुरू होंगी, वो चिकित्सा लगनी शुरू होगी। अगर इस मर्म को स्टिमुलेट करे बिना आप चिकित्सा करो तो वो मरीज आपके पास जाए या किसी भी पृथ्वी के चिकित्सक के पास जाए, वो चिकित्सा साध्य नहीं हो पाता। 107 प्रकार के मर्म हैं। अगर आप पूरी बॉडी के मर्मा एक्टिवेट करते हो तो षड चक्रा एक्टिवेट होते हैं, यानी मर्म की एक्टिवेशन से आप किसी को भी उसके चक्रास को एक्टिवेट करके, जिसे षड चक्रा कहते हैं, उनको एक्टिवेशन करने से उसकी इनर जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसकी बॉडी का जो अपना फाइटिंग मैकेनिज्म है, उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। और डॉक्टर्स करते हैं, जिनको मर्म का ज्ञान है, वो दवाई को एक हिस्सा मानते हैं, लेकिन मर्म को वो प्राइमरी देते हैं कि भाई बॉडी खुद से फाइट करे, खुद से अपने हेल्पफुल बैक्टीरियाज को एक्टिवेट करें। और इसका एक्चुअली में सही ज्ञान तो सबसे ज़्यादा दो लोगों को चाहिए, जो लोग पंचकर्म करते हैं, दूसरा जो उनके थेरापिस्ट या उनके टेक्नीशियंस हैं। क्योंकि होता क्या है, हम बोल तो देते हैं अपने स्टाफ को, लेकिन उनको उसका मर्म का पूरा ज्ञान नहीं होता। अगर वो मर्म का पूरा ज्ञान हो तो उसी मरीज के अंदर रिजल्ट विल बी मोर देन, इसे आप कह सकते हो मोर फास्टर, मोर फ्रूटफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड, intensity of the trauma has an important role in prognosis, even though marma ghata is agantuja is nature, there is later phases, they result in imbalance of tridosha। यानी कि मर्म पे आघात लगने की वजह से भी, जैसे एग्जांपल की बात है, हम IBS को लेते हैं, कहा जाता है IBS इज ए स्ट्रेस इंड्यूस, बट अगर IBS है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आता रहता है। वो क्यों आता है? क्योंकि तर्पक कफा को नरिशमेंट नहीं मिलती, रस धातु क्षय हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस चाहते ना चाहते भी निरंतर उसके पास आता रहता है। ये कैसे? हमारे दिमाग के अंदर एक धी
यानी हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक ऐसी चीज़ है। एग्जाम्पल की बात, सर आपको लेते हैं, आपके पास एक पेशेंट आया, वो कहता है कि सर 1 महीने पहले मेरी ये स्थिति थी कि मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत को ईजिली हैंडल कर लेता था, और आज एक छोटी सी भी आवाज़ हो जाए, कहीं कोई दरवाज़ा भी खटखटा दे तो मेरा मन, हृदय घबरा जाता है। वो क्या है? वो एक्चुअली में रसक्षया लक्षणा है। और वो कैसे? ये इंटरचेंज है। अगर आपका आंतों से पाचन क्रिया ठीक काम नहीं कर रही तो रस धातु प्रॉपरली उत्पन्न नहीं होगी, और अगर वो प्रॉपर उत्पन्न नहीं होगी तो तर्पक कफा की नरिशमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से उसी मरीज के अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार मर्मा पे अगर आघात हो गया तो भी त्रिदोषा डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी मर्म का स्टिमुलेशन पहला दिन मरीज का पंचकर्म का हो, अभ्यंगम का हो, उद्वर्तन का हो, तो मर्म स्टिमुलेशन फर्स्ट डे ही करना चाहिए, सो दैट हम उसके त्रिदोषों को कंट्रोल में करने के लिए उसकी बॉडी को कमांड करें, डिमांड करें, रिक्वेस्ट करें कि भैया अपना सिस्टम इक्विलिब्रियम में खुद मेंटेनेंस पे डालो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। स्मॉल वुंड इन मर्मा। ये कुछ मर्म ऐसे हैं जिसकी अगर हम बात करें, तालद्या, कूर्चिर, मणिबंध, रोगा इन्वॉल्व मर्म स्थान इज डिफिकल्ट टू ट्रीट, नो गुड रिजल्ट इन द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। अब मर्मघात और हाइपोवोलेमिक शॉक को अगर देखें तो मर्मघात, मर्मा अगर डिस्टर्ब होंगे तो गिडीनेस, डेलिरियम, फेंटिंग, डिल्यूजन, यानी मरीज को थकावट होना, मन विचलित होना, चक्कर आना, एक्टिविटी कम हो जाना, सेमी कॉन्शियस हो जाना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, एक किसी भी अंग के अंदर कमजोरी आ जाना, सीवियर पेन बढ़ जाना, रैपिड ब्रीदिंग होना, कंफ्यूजन, ये सारी चीज़ें मरीज में जब होती हैं तो हम उसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर में डाल देते हैं। हम क्या कहते हैं, भैया इसको डिप्रेशन में चला गया, लेकिन एक्चुअली में उसके मर्म पर घात हुआ है। और साइकेट्री की दुकान बंद करनी हो तो मर्मा शुरू कर देना, क्योंकि एक्चुअली बोल रहा हूँ, जब साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट जाता है, दे कीप ऑन एडिंग सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, वो चलता जाता है, लेकिन एक्चुअली में जस्ट मर्मा एक्टिवेशन से उसके चैनल रीओपन हो जाएंगे और जो नॉर्मल ड्रग है, नॉर्मल भोजन है जिससे उसकी बॉडी का नरिशमेंट हो रहा था, वो नरिशमेंट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। सिम्टम विच मेक प्रोग्नोसिस पुअर, टॉनिक कन्वर्जन, एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ बॉडी, वर्टाइगो, persistent tremors, tachypnea, heartburn, restless, loss of consciousness। नेक्स्ट स्लाइड। एक सेकंड रुकना, पीछे वापस आना। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड लेना। हाउ मर्मा थ्योरी वर्क्स, बस इसके बाद मैं खत्म करूंगा। ड्यू टू प्रेशर ओवर दिस पॉइंट सर्टन केमिकल सब्सटेंस एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड लाइक एंडोफ्रिन्स एंड एनकेफिलिन विच सेंड नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन कॉजिंग डिजायर्ड अफेक्ट। ये क्या है? इसको एक्चुअली में आपको सिर्फ इतना समझना है आपकी बॉडी में कि इनको एक्टिवेशन करने से आपकी बॉडी में ब्रेन ड्राइविंग हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। ये क्या करते हैं? बेसिकली आपकी बॉडी को कमांड करते हैं कि आपको क्या फंक्शन किस तरह करना है, और ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल की बात है, अगर आपकी बॉडी के अंदर, जिसे हम बात करें कि न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेशन करने वाले हार्मोन्स अगर सिक्रीशन शुरू हो जाता है तो क्या आपकी बॉडी में एक्टिविटी आती है? आपकी बॉडी खुद से अपने आप को उठाने का कार्य करती है। वरना आप मरीज की चिकित्सा किए जा रहे हो, सांत्वना दिए जा रहे हो, लेकिन उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं दे रही है। और जैसे उसकी बॉडी सपोर्ट देती है उस पर दवाई भी लगती है, खाना भी लगता है और सब कुछ लगता है। यानी टू एक्टिवेट द बॉडी, मर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपकी बॉडी को आप एक्टिवेट करके ब्रेन को, उसी के ब्रेन को
एक्टिवेट कैसे करते हैं? हमारी बॉडी में दो चीज़ हैं, एक देवता है और एक राक्षस है। क्योंकि आज की डेट में देवता राक्षस अलग अलग नहीं है, मनुष्य में ही देवता और मनुष्य में ही राक्षस है। तो वो राक्षस क्या है साहब? राक्षस क्या है डॉक्टर साहब? अरे हार्मफुल बैक्टीरिया जो आपको मारेंगे, वो आपकी बॉडी में है, और हेल्पफुल बैक्टीरिया देवता जो आपको जियाएंगे। करेक्ट? मनुष्य बुरा नहीं होता, समय, हालात, परिस्थिति ही उससे गलत काम करवाती है। यानी हार्मफुल बैक्टीरिया जब हावी होंगे तो वो आपसे गलत काम करवा देंगे, हेल्पफुल बैक्टीरिया जब एक्टिवेट होंगे आपको देवता तुल्य बना देंगे। वो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो आपके त्रिदोषा, यानी इसे कह सकते हैं कि ब्रेन के भी 3 दोष हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगर ये ठीक है तो वही राक्षस देवता में कन्वर्ट, और उसके ये चीज़ें डिस्टर्ब तो वो देवता राक्षस में कन्वर्ट। यानी आपकी बॉडी में, आपके अंदर ही देवता और राक्षस दोनों का निवास है, बशर्ते किसको क्या भोजन मिला। क्रोध किसका भोजन है? हार्मफुल बैक्टीरिया का। ईर्ष्या किसका भोजन है? हार्मफुल बैक्टीरिया का। स्पाइसी, ऑयली, नॉन सीजनल भोजन किसका भोजन है? हार्मफुल बैक्टीरिया। ये राक्षसों की काम की चीज है। देवताओं की काम की चीज क्या है? सात्विक भोजन, समय के अनुसार खाना, योगा करना, प्राणायाम करना, पंचकर्म लेना, बॉडी को शुद्ध रखना। जब आप वमन, विरेचन, बस्ती लेते हैं तो हार्मफुल बढ़े हुए दोष आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। इसीलिए इसका अंत समावेश जो मैंने शुरुआत की थी भीष्म पितामह से, वह यही करते थे कि उनकी बॉडी में हर 3 महीने 4 महीने के बाद जो अंदर राक्षस पैदा होते थे, दोषों के प्रकोपावस्था की वजह से उनको वो निकाल देते थे। इसीलिए उनकी अंदर बॉडी में जरा अवस्था नहीं आई। उनके ऑर्गन्स वॉज लाइक न्यू बॉर्न चाइल्ड, और इतनी ही क्षमता उनके शरीर में थी। समय का अभाव है, और वैसे भी एक ही स्पीकर को सुनते सुनते पब्लिक बोर हो जाती है, इसलिए हम चाहते हैं नमस्कार आप मैं चाहूँगा कि सत्य मैडम कंटिन्यू करें। धन्यवाद। क्षेत्र में काम करते हुए मैंने एक जो पंचकर्म के अंदर बहुत बड़ी त्रुटि और जो है डिस्क्रिपेंसी देखी, वो मैंने पाया कि पंचकर्म में इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज और क्वालिटी इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज रहती है। पहले, आज से कुछ साल पहले जब मैं केरल गया था और वहाँ मैंने 2 साल बिताए थे, तो वहाँ के लोगों को पंचकर्म के, आपको पता ही है कि मलयालीज़ के जो हैं वो ये मानते हैं कि पंचकर्म उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पे ख़त्म हो जाता है। पर हम भी नॉर्थ इंडिया वाले हैं, अगर किसी का ज्ञान है, ज्ञान देखिए हिमालय यहीं पे है, जड़ी बूटियाँ यहीं पे उगती हैं, फिर हमारे को उचित स्थान क्यों नहीं पंचकर्म में मिला? इसके कई रीज़न्स हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। पर कुछ साल पहले जो भी पंचकर्म की द्रोणी और इक्विपमेंट्स होते थे वो केरल से ही आते थे, और हम उन्हीं को ही अपना मापदंड, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मानकर इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे जब हम लोगों ने यहाँ पर उसके ऊपर अपने हॉस्पिटल में इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमको पता लगा कि इसके अंदर भी कई डिस्क्रिपेंसीज हैं, कई त्रुटियाँ हैं। उन त्रुटियों को पे काम करते करते आज 15 साल हो गए हैं हमको पंचकर्म इक्विपमेंट्स में काम करते हुए। हमने गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स किए हैं, और अभी भी मैं ये मानता हूँ कि बहुत शोध की आवश्यकता है। जैसे आप द्रोणी को ले लेते हैं, पंचकर्म में सबसे पहले एक द्रोणी की जो है लंबाई, चौड़ाई और उसके ऊपर जो है सरफेस कैसा होना चाहिए, ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार द्रोणी की बनावट इस तरीके से होती है कि ऑयल वहीं इकट्ठा हो जाता है, और कई बार थेरेपिस्ट को काम करते करते उसके अंदर जो है लकड़ी के उभार होते हैं, उससे चोट भी लगती थी। तो हमने फिर जो है द्रोणी के ऊपर काम पहले करना शुरू किया, और द्रोणी के ऊपर हमने स्पेशल कोटिंग शुरू की।
और कोटिंग कर करके धीरे धीरे हम इस लेवल पे ले आए कि आज की डेट में द्रोणी के ऊपर ऑयल जब चलता है तो वो अपने आप ही कलेक्टिंग जोन में चला जाता है। तो ये एक जो है ये सतत निरंतर प्रयास जो है, एक ही आप डेडिकेशन से आपने एक क्षेत्र में काम किया हो करो तो आपको ये पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर कमियां हैं और कहाँ कहाँ पर सुधारी जा सकती है। अब मैं आपसे बात करूँगा शिरोधारा के बारे में। शिरोधारा में जब हम लोग करते हैं तो आपने देखा होगा कि मटकी के अंदर ऑयल को बार बार चेंज करना पड़ता है। नीचे थेरेपिस्ट जाएगा, फिर जो है वैसे 2 थेरेपिस्ट काम करेंगे, एक गर्म करेगा। कई बार गर्म करते हुए कि उसका ऑयल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपने उसमें डाला, पेशेंट कहता है कि हाँ गर्म आ रहा है। इस पे हमने काम करते करते हम लोगों ने कहा कि इस चीज़ को कैसे हम लोग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो तब काफ़ी प्रयत्नों के बाद जो है पंचकर्मा की हम लोगों ने एक ऑटोमेटिक मशीन बनाई। उसके लिए मोटर्स की बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इसमें डीसी मोटर और एसी मोटर्स की इस्तेमाल होता है और डीसी मोटर्स इंडिया में कोई बढ़िया मोटर्स नहीं बनती है, मैं आपको ये बता दूं। फिर हमने बॉश जो है जर्मनी से डीसी मोटर्स हमने इंपोर्ट की और उससे सतत प्रयास से जो है हम पंचकर्मा की, आपको मैं भी थोड़ी स्लाइड में दिखाऊंगा। स्लाइड को अगर चेंज करिएगा तो पंचकर्मा की आप जरा वो जो मशीन का है वो, और आगे चलिए एक और चलिए आगे। और चलिए यस। अब आप ये देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन का ज़माना है, ऑटोमेटिशन का ज़माना है, तो कुछ पंचकर्मा में भी और आयुर्वेद में भी कुछ ना कुछ तो रिसर्च बहुत ही बनती थी। आज की डेट में इस तरीके से हम लोग, अगर इसकी वीडियो, अगर आप, ये मेरी फैक्ट्री की वीडियो है, मैंने अपने एक थेरेपिस्ट के ऊपर ही की है, अपने अपने कारीगर के ऊपर ही किया है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ये इंडियन मोटर से हो रहा है और जो ऊपर से ऑयल जाके कलेक्टिंग जोन में जो ऑटोमेटिकली जा रहा है वो बॉश की मोटर के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता जो है। तो ये जो है ऑटोमेशन, और ये आप लेटेस्ट आप आयुर्वेद के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि ये एक थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है। ऑयल यहाँ पर पोर होता है, थेरेपिस्ट अपना आराम से सामने देखता रहे, और कई बार तो ये होता है कि थेरेपिस्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑयल आपके देखिए कि टू एंड फ्रो पेंडुलम की तरह से ये मूव हो रहा है और सिर पे जाके और थेरेपी जो है ट्रीटमेंट टेबल है उसके नीचे से कलेक्शन होके दोबारा अपनी मूवमेंट में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 30 मिनट्स तक पेशेंट जो है आराम से लेटा हुआ है, उसको कोई नॉइज़ डिस्टर्बेंस कोई कुछ नहीं है, और ये भी नहीं है कि ऑयल पहले गर्म हो रहा है उसके बाद डाल रहे हैं, धार उसकी जो है कम हो गई है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। जब एक थेरेपिस्ट काम करता है तो कई बार धार पतली, कई बार धार मोटी और कई बार बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए ये मशीन को हम लोगों ने डेवलप किया। आगे चलिए। अब आप देख सकते हैं इसमें इसी तरीके से कटी वस्ती जानू वस्ती करने के लिए आपने देखा वो आटे से वो बनाना, उसको गूंदना, उसके बाद उसको जो है उसको शेप में लेके आने वाला सिस्टम होता था। फिर उसकी जगह आजकल एक्रिलिक के पहले आए, एक्रिलिक के मोल्ड्स बनाए गए। अब एक्रिलिक के जो मोल्ड बनाते थे वो उसको जो है मोल्ड करके और एक जगह जॉइन करते थे, और वो अगर थेरेपिस्ट के हाथ से नीचे गिर जाता था तो वो टूट जाता था। तो उसमें भी धीरे धीरे हम निरंतर प्रयास करते हुए तो हम लोगों ने उसके अंदर भी डेवलपमेंट की और हम CPVC के जो है मोल्ड्स लेके आए। इसी तरीके से स्टीम बॉक्सेस हैं। स्टीम बॉक्स के अंदर आपने पेशेंट आया, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, पेशेंट कहेगा मुझे 5 मिनट ही मिला, मुझे 4 मिनट ही मिला। हमने अंदर पैनल के
का इस्तेमाल किया। पैनल से ये हो गया कि आपने टेम्परेचर सेट किया, आपने जो है टाइमर सेट किया, और जितनी देर तक आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है वो दिया, और ऑटोमेटिकली वो बंद हो गया। तो इसमें ना तो थेरेपिस्ट की कोई गलती रहेगी, ना ही पेशेंट को कोई कंप्लेंट रहेगी। तो इस तरीके से आयुर्वेद पंचकर्म के अंदर जो है धीरे धीरे और भी कई चीज़ें डेवलप होती जाएंगी, और मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में शारसूत्र के अंदर भी, क्योंकि शारसूत्र की कैबिनेट आ चुकी है, और शारसूत्र के ऊपर भी हम लोग एक प्रोब लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोब जल्दी ही आएगी और उसका पेटेंट भी कराया जाएगा। तो मैं उसके बारे में तो ज़्यादा भी आपको जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि डैट इज़ अंडर प्रोसेस, बट नियर फ्यूचर के अंदर आपको वो भी मैं बताऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।